ईडी ने ममता बनर्जी ऑफिस के अंदर रेड कर दी। और उसको रुकवाने के लिए ऑन द स्पॉट ममता बनर्जी पहुंच गई और चलती रेड के अंदर से डॉक्यूमेंट उठाई और बाहर आ गई। ईडी ने क्यों रेड की है, एक्चुअली में बंगाल में अभी क्या चल रहा है एंड ममता बनर्जी का क्या कहना है, उन्होंने जाके रेड को क्यों रुकवाया। क्या है आप लोगों को ये भविष्य इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर। आपने शायद ये खबर देखी होगी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी से जुड़ी कई लोकेशन पर ईडी का रेड पड़ रही है, लेकिन इन सब रेड्स पे दो लोकेशन ऐसी थी जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही। पहली आईपीएससी ऑफिस और दूसरी प्रतीक जैन का घर। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही गंभीर कहानी। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, आईपीएससी क्या है। आईपीएससी कोई सरकारी संस्था नहीं है, आईपीएससी कोई एनजीओ भी नहीं है। आईपीएससी एक प्राइवेट पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजिक कंपनी है। यही कंपनी राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव जीतने का रणनीति बनाती है, कौन सा मुद्दा उठाना है, किस इलाके में कौन सा नैरेटिव चलाना है, किस नेता को आगे रखना है, किस नेता को पीछे, ये सब आईपीएससी तय करती है। सीधे शब्दों में कहे तो आईपीएससी पार्टी का दिमाग है और टीएमसी के केस में आईपीएससी उनका पूरा चुनावी ब्रेन सिस्टम है। अब दूसरा सवाल, प्रतीक जैन कौन है। प्रतीक जैन एक आईपीएससी चीफ है, यानी जो भी कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, जो भी कुछ डेटा कलेक्ट होता है, जो भी कुछ प्लान किया जाता है, सब कुछ प्रतीक जैन के टेबल से ही होकर गुजरता है। अब आप समझिए कि उसका लैपटॉप, उसका फोन, उसका हार्ड डिस्क कितना महत्व हो सकता है। अब आते हैं रेड पर। सुबह का वक्त था, ईडी की टीम निकलती है और रेड शुरू होती है। मीडिया में खबर चलती है और कुछ ही मिनटों में ये खबर पहुंच जाती है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक। अब यहाँ रुकिए, एक मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जब किसी जांच एजेंसी का रेड की खबर सुनती है तो आमतौर पर क्या करता है, या तो चुप रहता है, या कानूनी रास्ता अपनाता है, या बयान देता है। लेकिन यहाँ जो हुआ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक मुख्यमंत्री ऐसा भी कर सकती है। ममता बनर्जी खुद रेड वाली जगह पहुंच जाती है। जी हां, ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती है जहां रेड चल रही होती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, जब ईडी रेड करती है तो कुछ नियम होते हैं, कोई अंदर बाहर नहीं आ सकता, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, जगह सील होती है। जांच एजेंसी पूरा एरिया को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ये नियम इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि सबूत सुरक्षित रहे, लेकिन इस केस में ये नियम सिर्फ कागज पर ही रह गई थी। ममता बनर्जी रेड के दौरान घर के अंदर जाती हैं और प्रतीक जैन के लैपटॉप उठाती हैं, मोबाइल उठाती हैं, फाइल उठाती हैं और यहाँ तक कि हार्ड डिस्क भी उठा लेती हैं और फिर वो वहाँ से सब कुछ लेकर बाहर आ जाती हैं। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या किसी मुख्यमंत्री को जांच एजेंसी के रेड में दखल अंदाज करने का अधिकार है? क्या किसी को भी सबूत उठाकर ले जाने का अधिकार है? कानून क्या कहता है, आप खुद सोचिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ममता बनर्जी मीडिया के सामने आती हैं और कहती हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग की फाइल नहीं है, ये हमारी पार्टी की फाइल है, ये हमारी कैंडिडेट की लिस्ट है, ये हमारी वोटर लिस्ट है, ये हमारी चुनावी रणनीति है। और आगे ममता बनर्जी ईडी पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि ईडी के बहाने हमारे पार्टी का डाटा चुराई जा रही है, ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, ये पॉलिटिकल साजिश है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ पार्टी की फाइलें थी तो किसी के घर में क्या कर रही थी, और अगर वो निजी थी तो उन्हें रेड के दौरान उठाकर ले जाना कितना सही है और कितना गलत, ये हमें आप कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद ममता बनर्जी सीधे अमित शाह पर हमला करती है। वो कहती हैं आप तानाशाह हैं, आप पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आपसे देश नहीं संभल पा रही हैं, आप बॉर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं। यानी मुद्दा बदल दिया जाता है, रेड से ध्यान हटाकर नेशनल सिक्योरिटी पर ले जाया जाता है। ये एक क्लासिकल पॉलिटिकल टेक्निक है, जब जवाब मुश्किल हो तो सवाल ही बदल दिया जाता है। ममता बनर्जी वो फाइल लेकर सीधे पहुंचती है आईपीएससी ऑफिस। क्यों? क्योंकि अगर घर से डेटा गया तो ऑफिस में अभी बहुत कुछ है
और यहीं से मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। इसके बाद कुछ वीडियो सामने आती हैं, एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसकी डिक्की में ढेर सारे डॉक्यूमेंट रखे जा रहे थे। मीडिया दावा करती है कि ये वही गाड़ी है जिसमें ममता बनर्जी आई थी और ये वही फाइल है जो रेड के दौरान बाहर निकाली गई थी। अब यहाँ कोई आरोप नहीं है, सिर्फ सवाल है। तो सवाल ये नहीं कि रेड क्यों हुई, सवाल ये है कि रेड के दौरान किसी मुख्यमंत्री का दखल अंदाज करना कितना संवैधानिक है, सबूत उठाकर ले जाना कितना कानूनी है, और क्या ये जांच थी या पॉलिटिकल वॉर। क्योंकि जब राजनीतिक और जांच एजेंसी आमने सामने होती हैं तो अक्सर सच बीच में दब जाता है और जनता सिर्फ तमाशा देखती रह जाती है। ममता बनर्जी का घर पे रेड क्यों पड़ रहा है, ये सारा कुछ समझने के लिए हमें सबसे पहले पीछे चलना पड़ेगा। भारत वो देश है जहाँ धरती के नीचे छुपा है काला सोना, कोयला, और उसी काले सोने के पीछे कभी पसीने की मेहनत तो कभी खून, डर और अपराध की साजिश हमेशा से चली आती हैं। लेकिन सवाल ये है, जब कोयला सरकारी खदानों से निकाला जाता है तो फिर इल्लीगल कोल माइनिंग क्या होती है, और अगर सरकार की अपनी कंपनी के नाम पर ही घटोला हो तो जिम्मेदार कौन है। साल था 2020, कोरोना से जूझ रहे थे देश, और उसी शोर के बीच एक केस दर्ज होता है सीबीआई के तहत, यानी ECL, भारत सरकार की कंपनी देश की ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़, और इसी रीढ़ में धीरे धीरे घुस रहा था जहर। सीबीआई को सूचना मिलती है कि ECL की खदानों में कोयला अवैध रूप से निकाला जा रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में जो कोयला नहीं निकाला, असल में वही कोयला रात के अंधेरे में ट्रक में भरकर ब्लैक मार्केट तक पहुंचाया जा रहा था। सोचिए जरा, सरकारी खदाना, सरकारी सुरक्षा, सरकारी सिस्टम, और फिर चोरी हो जाए तो सवाल उठता है, ये सब बिना अंदर की मिली भगत के कैसे हो सकता है। ECL की खदानें कागजों में सुरक्षित, असल में अंडरवर्ल्ड का अड्डा था। जांच एजेंसी के मुताबिक यहाँ कोयला सिर्फ मजदूर नहीं निकाल रहे थे, यहाँ सिस्टम को खोखला कर देने वाले ब्लैक मार्केटिंग के लोग भी यहाँ से कोयला निकाल रहे थे। स्थानीय गुंडे, माफिया नेटवर्क और अंदर बैठे अधिकारी सब मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बना चुके थे जहाँ कानून सिर्फ नाम का रह गया था। और इसी नेटवर्क का एक नाम जांच में बार बार उभर रहा था, अनूप माझी। एक लोकल नाम, लेकिन असर ऐसा जैसे पूरे इलाके इसी के इशारे पर चलता हो। ट्रक, रूट, चेक पोस्ट सब कुछ पहले से सेट था। कोयला निकालता बिना रॉयल्टी, बिना परमिट, और सीधे पहुंच जाता ब्लैक मार्केट। ईडी का आरोप है कि जो पैसा इस अवैध कोयले से कमाया गया वो सीधे बैंक में नहीं गया, वो सेल कंपनियों में गया। हवाला के नेटवर्क के जरिए फर्जी खातों के माध्यम से यानी पैसा सफेद किया गया, लेकिन वो असल में काला पैसा था। सोचिए, एक खदान से निकाला कोयला, फिर ट्रक, फिर ब्लैक मार्केट, फिर सेल कंपनी, फिर हवाला, और अंत में राजनीतिक इस्तेमाल। ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये सिस्टमैटिक क्राइम था। और यहीं पर कहानी लेती है सबसे खतरनाक मोड़। ईडी का दावा है कि इस अवैध कमाई का इस्तेमाल गोवा का चुनाव कैंपेनिंग में हुआ था। अब सवाल उठता है, क्या कोयले की धूल सीधे राजनीतिक की कुर्सी तक पहुंची? क्या खदानों से निकला पैसा चुनावी भाषणों की माइक तक गया? अगर हाँ, तो ये सिर्फ घटोला नहीं है, लोकतंत्र पर हमला है। और यही कारण है कि इस केस को सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं माना गया, इसे देखा गया राजनीतिक फंडिंग के एंगल से। 2023, 2024, 2025 ईडी ने लगातार छापे मारते रही, कभी कोलकाता, कभी आसनसोल, कभी दिल्ली। कई लोकेशन, कई ठिकाने, कई नाम, हर रेड के बाद एक नया दावा, हर दावे के बाद एक नया शब्द। और इसी बीच ईडी का कहना है कि नवंबर 2025 में एक नई लीड मिली, एक ऐसी लीड जो सीधे जुड़ती है पॉलिटिकल फंडिंग से। अब मामला और संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि पैसा अगर चुनाव में लगा हो तो ये सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, ये जनता के विश्वास के साथ धोखा है। ये सारा एंगल मिला के ईडी ने ममता बनर्जी का IPSC, एक प्राइवेट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कंपनी पर 8 जनवरी 2026 को रेड मारी है। और इसी पे ममता बनर्जी ने उथल पुथल होकर वहां से डॉक्यूमेंट उठा लाई, और लैपटॉप उठा लाई, मोबाइल उठा लाई, और हार्ड डिस्क भी उठा लाई। बाकी अब तक रेड चल रही है।